सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इस खूबसूरत प्रोग्राम इनसे मिलिए जय मायनों में आप सबका बहुत स्वागत है। और वादे के मुताबिक हाजिर हूँ मैं फिर एक नए जेम एक रत्न को लेकर। और पलक झपकते ही वो हमारे सामने होंगे। उनसे उनसे मुलाकात करते हैं, तो चलिए जल्दी से बुला लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सबकी तरफ से आपका डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंद्र मोहन भगत जी। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपका। धीरे धीरे हमारे साथ फेसबुक पर भी लोग जुड़ जाएंगे और हम बातों का सिलसिला और सर से जानकारी का सिलसिला जारी रखेंगे। एक एक संक्षिप्त परिचय इनके बारे में देती हूँ। वैसे इनका परिचय इतना व्यापक है कि अगर सारी चीजें मैं बताऊं तो मेरे ख्याल से 1 घंटा भी कम पड़ेगा। सर MBBS MD है, जो उन्होंने न्यू दिल्ली से करी है एनेस्थीसियोलॉजी में। दिस इज द सेम एनेस्थेशिया सर? यस सर, बिल्कुल। ओके, तो वही है, बेहोशी बेहोशी कह लीजिए आपको साधारण भाषा में। जी 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 सर जी। और उसके बाद पढ़ाई पूरी होने के बाद सीनियर रेजिडेंट एम्स में उन्होंने 1.5 साल काम किया। और विजिटिंग कंसल्टेंट तो पता नहीं कितने सारे दिल्ली के हॉस्पिटल्स के रहे हैं सर। मेडिकल डायरेक्टर हैं 1992 से भगत हॉस्पिटल जनकपुरी के। मेडिकल डायरेक्टर हैं 2009 से भगत हॉस्पिटल जनकपुरी के। और डायरेक्ट 2009 से भगत चंद्र हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं। और डायरेक्टर हैं या निर्देशक हैं भगत हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड जनकपुरी के 2012 से। बहुत सारी संस्थाओं में सर की मेंबरशिप है जिनमें वो बड़े अच्छे पद पर कार्यरत भी हैं। चेयरमैन एंड सेक्रेटरी हैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की, सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर है जो कि दिल्ली में है, AHPI उसका नाम है। VP और नेशनल कन्वेयर हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स के। फॉर्मर प्रेसिडेंट है IMA जनकपुरी के, IMA आई थिंक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। और तमाम मतलब बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारे एक्रेडिशंस भी इन हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। मेरे ख्याल से NABH या NABL एक्रेडिशन चाहिए होता है सारे हॉस्पिटल्स को। मैंने असल में कुछ समय रैनबैक्सी में काम किया और वहाँ ये सब बातें सीखी हैं। अदरवाइज नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स को ज्यादा आइडिया नहीं होता, मुझे भी नहीं था, पर वहां पर काम करने के बाद कुछ चीजें मैंने सीखी। और बहुत सारी मेंबरशिप्स भी हैं सर के पास रिलेटेड टू मेडिकल, हमें मालूम है, और नॉन मेडिकल वाली हम सर से सुनते हैं। जैसे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन इंडिया, DMA नर्सिंग होम एंड मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट फोरम, और तमाम बहुत सारे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, मतलब लिस्ट बहुत बहुत सारी लंबी है। और कुछ खास बातें और सर के बारे में जरूर बताना चाहूंगी इससे पहले कि हम उनसे सवाल पूछें। डॉक्टर होने के साथ साथ ऐसी बहुत सारी हॉबीज या उनके शौक हैं जो आप सब हैरान हो जाएंगे सुनकर। मैं भी हैरान हो गई क्योंकि कई बार होता है कि हम अपने एक पैशन को संभालते हैं और सर ने पता नहीं कितने सारे पैशन साथ साथ संभाले हैं। एक ऑथर है एक बुक के, व्हाई डू वी नॉट लूज वेट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बहुत सारे लोग सुनना चाहते होंगे आई एम श्योर। एग्जीक्यूटिव मेंबर है LMA के, बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में he has delivered his talk, planted over 15,000 plants with the help of MCD। बहुत बहुत नेक काम है, बहुत बहुत बढ़िया सर। हम लोग ऐसी चीजें सोचते रहते हैं पर कर नहीं पाते। और फार्मिंग उनका एक बहुत बढ़िया शौक और
मैं कहूँगी स्ट्रेस बूस्टर है। अभी अभी इस बारे में ही हम बात कर रहे थे और पोएट्री का भी सर को बहुत शौक है। तो ये शुरू से शुरू करते हैं सर, कैसे सबसे पहले तो हाउ डू यू मैनेज योर शेड्यूल, मतलब कैसे करते हैं बीइंग अ डॉक्टर, इतने सारे जो पैशंस फॉलो और अ, देखिए, थैंक यू, आपने इंट्रोडक्शन दिया बड़ा। पर शॉर्ट में इंट्रोडक्शन ये है कि मैं एक डॉक्टर हूँ जो सोसाइटी में विश्वास करता हूँ, नेचर में विश्वास करता हूँ और जी, नेचर के साथ चलने की कोशिश करता हूँ। बाकी सारी चीज़ें उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए, उसको सीखने के लिए अपने आप आ गई हैं। क्या आदमी बात! को भी ऑब्ज़र्व करता हूँ, आदमी के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके जो मैंने लिखा वो मेरी कविताओं में आ जाता है। ज़्यादातर कविताएँ आदमी के बिहेवियर पे हैं कि कैसे हैं, और कई बारी मैंने उसमें उन कविताओं में सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं उनको भी टच किया है कि क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम्स को जब फेस करते हैं और उनका सॉल्यूशन भी निकालना होता है, तो जब तक हम उसके रूट कॉज़ पे नहीं जाते, तो हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते। वापिस आते हैं हम कि मैनेज कैसे कर रहे हैं। मैनेज करने का तरीका बड़ा आसान है कि हर काम मुझे खुद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट का जब हमने काम शुरू किया तो टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले आता है। टाइम मैनेजमेंट में काम को कैसे करना है और कैसे करवाना है, दोनों ही आना चाहिए। हर काम मैं खुद नहीं कर राइट, सकता, और मैं सब कुछ खुद करूँगा तो मैं खुद इंसान नहीं रहूँगा। मैं इंसान हूँ, मेरे राइट। अपने शौक हैं, मेरी अपनी इच्छाएँ हैं, उनको पूरा करने के लिए, और अगर मैं सारे काम खुद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सारा पैसा भी अपने पास रखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो गलत हो जाता है। मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ, मैं विचार भी शेयर करता हूँ, मैं काम भी शेयर करता हूँ, मैं धन भी शेयर करता हूँ, मैं खुशियाँ भी शेयर करता हूँ, और मैं उनके साथ कर्म भी शेयर करता हूँ, और इस तरह सारे काम हो बहुत जाते हैं। बढ़िया। आई थिंक थोड़ा-सा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था बट नाउ इट्स बेटर। बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि आप सब हाँ, कुछ शेयर करते हैं एंड यू बिलीव इन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर एंड मनी आल्सो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मुझे लगता है ये बात अगर हम सब सीख लें, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये जो मेंटालिटी होती है ना अपने पास रखने वाली, यही शायद दुःख देती है और यही आगे बढ़ने नहीं देती। तो आपने शुरुआत में ही कितना अच्छा मैसेज दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और उसी में खुशियाँ बहुत आ जाती हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही सर, बहुत अच्छी बात कही। अ, वैसे तो वैसे तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें पूछने की हैं आपसे, लेकिन शुरुआत करते हैं कि अभी जैसे हम बात कर रहे थे अबाउट फार्मिंग। तो फार्मिंग का शौक कब से आया और वो कब से शुरू करी? देखिए, पौधों का शौक मेरे को शुरू से रहा है, जहाँ से मुझे याद है। जब मैंने दिल्ली में अपना मकान था, तो वहाँ पे भी सब पौधों की देखभाल करना, वो धीरे-धीरे बढ़ता गया। फिर ये इंसिडेंटली ये ज़मीन ली गई, कुछ भाइयों ने, हम लोगों ने मिल के ली। अच्छा, तो अब वो हमने कुछ पौधे लगा दिए, क्या कर दिया। अब ये एरिया थोड़ा-सा बंजर सा था। तो अच्छा। फिर मेरा शौक था तो बाकी भाई लोग पीछे हट गए और सारी ज़िम्मेदारी मेरी आ गई। जी, और मैं उस शौक पे उसको, मेरा एक सपना भी था, बचपन से आता था कि ऐसा एक फार्म हाउस होगा, तो वो उसको हम बनाते-बनाते, और वाक़ई वो सपना साकार होता गया। उसमें कविता का रूप भी मैंने दे दिया उस बात को, क्योंकि सपना बचपन से आता था कि फार्म हाउस है जो पहाड़ी के पास, इसमें एक झरना बहता है। और ये ज़मीन मैं ढूँढने चल पड़ा था एक दिन, और फाइनली मुझे मिल गई, कहाँ? दिल्ली में सोना के पास। जी, तो ये एक अच्छा शौक है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को ग्रो करते देखते हैं और उसको एन्जॉय करते हैं, तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी? जब माँ एक बच्चे को ग्रो करता देखती है, तो जी। बहुत खुश होती है 2 बच्चों को। यहाँ तो मैंने सैकड़ों, हज़ारों पेड़ लगा रखे हैं, और जब मैं उनको ग्रो करता देखता हूँ, तो आप सोच सकते हो कि मुझे कितनी खुशी होगी। कि ये पेड़ मैंने इस साल लगाया था। हर जब मैं लोगों को था ना इस फार्म हाउस में, तो मैं उनको एक पैशन के साथ एक हिस्ट्री सुनाता हूँ कि ये पेड़ के साथ ये हुआ था, ये यहाँ से लाया था मैं, ये यहाँ पे क्यों है, और इसमें ख़ास क्या है। तो इट्स रियली फन। जैसे एक बच्चे के लिए बात करते हैं, वैसे मैं पेड़ों के बारे में बात करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, वो
हर लाइफ के बारे में इतना सेंसिटिव होना बड़े बड़े कम लोग होते हैं जो सोच पाते हैं। अ, मेरी एक और अच्छी फ्रेंड है डॉक्टर अमित कौर पुरी, नोएडा में रहती हैं। वो उनका फार्म हाउस नहीं है पर वो प्लांटिंग ट्रीज में वो भी विश्वास रखती हैं। मुंबई में भी उन्होंने कुछ ट्रीज करे थे और अब यहाँ कर रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, जैसे आपने बोला कि जैसे बच्चों की बात करते हैं वैसे मैं अपने पेड़ों की बात करता हूँ। ये बड़ी खास चीजें होती हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं और शायद सब में नहीं होती इतनी सेंसिटिविटी। एक बड़ा मे बी वियर्ड क्वेश्चन, अमूमन तौर पे इंडिया में एक चलन है कि जब हम कोई खास पढ़ाई कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि एमबीबीएस हो गया, एमडी हो गया, अब हम फॉरेन में सेटल होंगे। तो आपने पढ़ाई के बाद ऐसा कुछ नहीं सोचा? आपने ये क्वेश्चन पूछा, फैक्ट ये था कि मैंने जहाँ से पढ़ाई की है और उसका ट्रेंड था, अभी भी है, कि एम्स से पढ़ के लोग अक्सर बाहर चले जाते थे। या जी। मैं ना तो बाहर गया ना मैं एम्स में रहा, मैं समाज में आ गया। मैंने कॉमन एरियाज में काम करना शुरू किया क्योंकि मुझे लगा कि मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो बाहर के देशों के लिए नहीं है। और मैंने जब पढ़ाई की थी तो मेरी पढ़ाई में जो मेरी फीस लगी थी एमबीबीएस में, वो चंद रुपए थे। जैसे आजकल लाखों की बात करते, करोड़ों की बात करते हैं ना, तो वो चंद रुपए थे। और मुझे मालूम था कि गवर्नमेंट मुझे पढ़ाने के लिए बहुत पैसा खर्च कर रही है, जी। माँ बाप ने तो जो खर्च किया। जी। अब वो पढ़ने के बाद मैं उस एक तरह से कर दी कि खैरात की पढ़ाई करके, मैं जो गवर्नमेंट ने मेरे पे एक पैसा खर्च किया है, अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो ये अच्छी बात नहीं है, मैं कमीना होऊंगा, वो मैं नहीं हूँ। तो मैं यहाँ से अपने देश के लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता था, जिन्होंने मुझे पढ़ लिख के इस लायक बनाया था। जी, बहुत ये भी बहुत अच्छी बात सर आपके। हम कई बार बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, पर बड़े कुछ लोग होते हैं जो आपको या जो हमें इम्प्रेस कर पाते हैं, मतलब जिनकी बातें बिल्कुल दिल तक लगती हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ फ़ेसबुक पे जुड़े भी हैं और ये बिल्कुल आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया है, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था आपसे। और बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुनकर कि अम, आपने पढ़ाई करके लोग एम्स में रहते हैं, बाहर चले जाते हैं और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं समाज में आ गया। मेरे को लगता है इंडिया में ऐसे लोगों की, ऐसी विचारधारा की बहुत कमी है, लेकिन बड़ी खुशी और बड़ा गर्व है कि किसी ऐसे इंसान में है और जिनसे मैं खुद बात कर पा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, मतलब सैल्यूट है आपको क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। नहीं नहीं, मेरा कर्तव्य है। देखिए, मेरा देश देश के प्रति मेरा कर्तव्य है ये। जी, जी। बहुत कम लोग ऐसा समझते हैं, इसलिए बड़ी अच्छी बात है सर। एंड हाउ कम पोएट्री, मतलब फार्म डॉक्टरी, फिर फार्मिंग, फिर पोएट्री, वो कैसे? अपने पोएट्री देखिए, के सफर के बताइए। मैंने पोएट्री के सफर में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दो फेजेस में गई है ये। एक 2007 में आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था, जब अच्छा। गवर्नमेंट ने अपनी सोच समझ से पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन में भी रिजर्वेशन लाने की कोशिश की और कर भी सक्सेसफुल रहे। तो जी। क्या एक बड़ा आक्रोश सा था मेडिकल प्रोफेशन में, कि और देश के लोगों में भी था कि ये गलत, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप रिजर्वेशन देंगे तो सिस्टम कैसे चलेगा, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन कैसे रहेगी। राइट। तो उस वक़्त हम लोगों ने कुछ कविताएँ 5-6 लिखी थी और उसको अच्छा। मैंने करके फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने दखल देके आंदोलन को दबा दिया था। तो अच्छा। वो कविताएँ वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। अब अ, दोबारा जब ये किस्सा शुरू हुआ है तो इसमें ये प्रेरणा दर्पण से हरिप्रकाश जी एक दिन आए मेरे ऑफिस के किसी शख्स को लेके, शम्मी को, और मेरे अच्छा। पास आए और कहने लगे कि जी 25 तारीख को आपको आना है, आर्य समाज में प्रोग्राम है एज ए चीफ। मैंने कहा तुम्हारा कवि सम्मेलन है, तो राइट। मुझे क्यों बुला रहे हो, वो भी मेरा कोई रोल नहीं है उसमें। नहीं तो जी। उनका कहना था नहीं, आप समाज के अच्छे प्रतिष्ठित हैं और आपको आना है और आपको चीफ गेस्ट बन के आना है। तो वो जिद करते रहे 2-4 मिनट। तो फिर मैंने ना अपनी जो डायरी थी पीछे रखी थी, मेरी पुरानी डायरी, जी। मैंने वो डायरी निकाल के उनके सामने रख दी। मैंने कहा ये देखिए 5-7 कविताएं लिखी हैं, आप इनको पढ़ के देख लीजिए, अगर आपको लगता है ये कविताएं हैं
वैसे तो हमने कुछ अपने विचार लिखे हुए हैं इसमें, जी। तो वो पढ़ के उन्होंने कहा कि हाँ, हाँ, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी हैं, आप आना और इन्हीं में से कुछ उस दिन एक आध सुना देना। हमने कहा, तो चलो हम उस दिन प्रोग्राम में पहुँच गए। हालाँकि जब मैं उस दिन प्रोग्राम में गया तो मुझे लगा कि मुझे कुछ नया लिखना चाहिए। जब इन्होंने कहा ही है, जी। तो वो हमने वहाँ पे अपनी पहली कविता उस फ़ेज़ में सुनाई, खुश होने की चाहत। और अच्छा, वो कविता जब हमने सुनाई तो लोगों ने तालियाँ बजा दी। एक बारी नहीं 4-5 बारी बजा दी। क्या अब बात! वो कवि को जब ऐसे एक आदमी को तालियाँ मिल जाती हैं तो फिर वो शुरू हो जाता है। और फिर बिल्कुल। उसके बाद जब हम शुरू हुए तो हम रुके नहीं हैं, लिखते ही रहे। कई बार तो रोज़ की 1-2 लिखते रहे। अभी पिछले कुछ महीनों से मैंने अपने आप को रोका है कि थोड़ा-सा बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दो, खाली कविताओं पे ध्यान नहीं देते रहो। जी। पर मुझे प्रेरणा दर्पण ने प्रोत्साहन बहुत दिया और मैडम कीर्ति काले ने भी काफ़ी एनकरेज किया, क्योंकि मुझे ना मेरे लेखन में ना कोई सुर-ताल नहीं है उसमें, शब्दों के जोड़ नहीं है, पर भावनाओं की अभिव्यक्ति है। जी। तो पर जब कुछ लोगों ने, जो कवि थे, माननीय कवि थे, उन लोगों ने जब मुझे एनकरेज किया कि नहीं तुम लिखते रहो, तो फिर हमें लगा कि चलो हम लिखते रहते हैं। जब तक ये तालियाँ बजाते रहेंगे, हम लिखते रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों ना 2 पंक्तियाँ उस कविता की हो जाए जो आपने खास लिखी थी प्रेरणा दर्पण में, जो अभी आपने ज़िक्र किया? हाँ, 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 खुश होने की चाहत, मैं खुश निकाल होने लेता हूँ की उसको। चाहत। हाँ, एक मैं आपको बता दूँ कि मैंने मैंने हिंदी जो थी ना, मैंने 9th क्लास में पढ़ी थी। अब मैं 65 का हो गया हूँ। तो हिंदी अच्छा, मेरी जो मैंने लिखनी शुरू की तो वो कठिन हिंदी नहीं है। तो लोगों ने पहला कमेंट तो यही था कि आपकी हिंदी बहुत सरल है। मैंने कहा जी होगी, क्योंकि हमें हिंदी आती नहीं है। हम तो बिल्कुल, सरल भाषा, क्योंकि जो बोलते हैं वही लिखते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं पेश करता हूँ, जैसे आपने कहा, खुश होने की चाहत। स्वागत। और ये मेरी पुस्तक का ही हिस्सा है, पहली पुस्तक, जिसमें मैंने 50 कविताएँ पेश की हैं अच्छा, आप लोगों के लिए, और करीब 200-250 कविताएँ और वेटिंग में हैं। तो आप लोग एनकरेज करेंगे तो किसी दिन वो भी छाप देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत कोशिश की खुश होने की, बहुत अच्छा, कोशिश की खुश होने की, बंद कमरे में हँसने की कोशिश की, जंगल में जाकर हँसने की कोशिश की, पर कुछ समझ नहीं आया। हाँ, ये समझ आया कि अकेले कोई खुश नहीं हाँ, ये समझ आया कि अकेले कोई खुश नहीं हो सकता। समस्या गंभीर थी। कुछ चिंतन किया, कुछ मंथन किया, कुछ इस दिमाग में कुछ बिजली सी कौंधी। हमने खुशी बाँटनी शुरू कर दी। शुरू कर दी, और है ना अजीब-सी बात, जो चीज़ हमारे पास नहीं थी, हमने उसको बाँटना शुरू कर दी। क्या बात! जो चीज़ हमारे पास नहीं थी, हमने उसको बाँटना शुरू कर दिया, और बस फिर क्या था, कहीं से खुशी भी हम पर मेहरबान हो गई। कहीं से खुशी भी हम पर मेहरबान हो गई, और मैं भी खुश रहने लग गया, क्या और मैं मैं भी खुश रहने लग गया। अब मैं समझ गया खुशी और धन में क्या फ़र्क है। लक्ष्मी बाँटने से कम होती है शायद, पर खुशी बाँटने से हमेशा और बढ़ती है। बिल्कुल। खुशी बाँटने से हमेशा और बढ़ती है। मैं तो ये फ़र्क समझ गया हूँ, आप भी समझ जाएँगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ, पर सब समझेंगे ये मैं नहीं जानता। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, इस पे अब लोगों ने ताली बजाई, आपने भी बजा दी। बहुत बढ़िया। एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है जैसे आपने कहा मेरा भी वही मानना है कि पोएट्री जो है वो भाव होते हैं। शब्दों की तुरपाई तो बाद में की जा सकती होती है, लेकिन जो भाव होते हैं, जो दिल से निकलते हैं, वही असली कविता होती है। इसीलिए आपको हुँ, आपको सबने बिल्कुल। इसीलिए आपको सबने नहीं, इतना यही तो सराहा क्योंकि बिल्कुल दिल से लिखते हैं जब हम अपने भाव, तो वो सभी के दिल तक पहुँचते हैं। और बिल्कुल सही आपने कविता में कहा भी कि खुशियाँ और ज्ञान जो है वो बाँटने से बढ़ता है। मेरा भी बिल्कुल यही विचार है। और फिर आप प्रेरणा दर्पण से जुड़ने का अपना सफ़र भी बताएँ। आप प्रेरणा दर्पण में संरक्षक हैं। अ, कब कब यहाँ पर जुड़े और वो मुलाकात कैसी रही? ज़रूर बताएँ। हाँ, जी, नहीं वो हरिप्रकाश जी शुरू हो गए, अब उसके बाद उन्होंने फिर एक कवि से तीसरा, तो हम भी कुछ-कुछ लिखते रहे हर बारी। और हमारे यहाँ एक ऑडिटोरियम भी है हॉस्पिटल में, टीचिंग के लिए जो यूज़ होता है। अब 5 बजे के बाद वो खाली रहता है, तो प्रेरणा दर्पण वालों ने उसको मौका देते ही, तो इन्होंने उस ऑडिटोरियम पे शाम को कब्ज़ा कर ही लेना।
कि जब भी मौका लगता कवियों को बुला लेते, तो क्या स्थान की बात! प्रॉब्लम नहीं थी। कवियों को बुला लेते और हमें भी कहते कि तुम भी हो। अच्छा, वहाँ पे हमने कई नई-नई चीज़ें सीखी। हमें जी, एक दिन बुला दिया कि आप मुख्य वो हो, अध्यक्ष हो। हम बैठ गए। फिर कहने लगे अध्यक्ष को तो सबसे लास्ट में कविता सुनाने का मौका मिलेगा। मैंने कहा यार जी। ये तो फँसाने वाली बात है कि बाकी लोग आ रहे हैं कविता, हम बैठे हैं सबके लिए ताली बजा रहे हैं। तो हमने बाज़ नहीं आए, हमने इन्हीं पे एक कविता लिख डाली अच्छा। कि मेरा पहला कवि सम्मेलन और मुझे कैसे मेरी खिंचाई की गई। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग कविता थी। इन्हीं लोगों पे कटाक्ष था आयोजकों पे कि कैसे आते रहे, जाते रहे और हम भी ताली बजाते रहे। आखिर हमारा भी नंबर। ये एक अच्छी बात होती है ना कवियों के साथ कि मैं कई बार कहती हूँ मज़ाक में अपने दोस्तों से कि कुछ कहने से पहले सोच लेना मतलब वही कटाक्ष तुम्हारे ऊपर ही आएगा एज़ अ पोएट्री। तो ये बिल्कुल जोड़ सकती हूँ मैं इस बात से कि ये एक ख़ास बात होती है। सर ये बताएँ कि एज़ अ डॉक्टर क्योंकि एक शिक्षक होना और एक चिकित्सक होना ये 2 बड़े नोबल प्रोफ़ेशन है। तो आई एम श्योर बहुत सारे प्राउड मूवमेंट आए होंगे आपकी लाइफ़ में एज़ अ डॉक्टर। कोई एक आध जो आप शेयर करना चाहते हो? देखिए, प्राउड मोमेंट्स आते रहे हैं और एज़ ए प्रोफेशनल कई बारी मोमेंट्स आए हैं। जी, स्पेशली जब हमें जो सिखाया गया था उससे हट के अगर हमने कुछ किया। अब इसमें जो प्राउड मोमेंट्स है जो सोसाइटी के लिए देखिए एज़ ए प्रोफेशन जो काम करना, अर्न करना, वो एक चीज़ थी। 2 बारी हमें, एक बारी जब अर्थक्वेक आया 2002 में और गवर्नमेंट ने हमें मौका दिया कि हमें गुजरात जाना है, कच्छ एरिया में और वहाँ काम करना है। अच्छा, तो वहाँ पे हमने जो काम किया वो मेरे को बहुत ही एक अभी भी याद रहता है। कुछ भाव जुड़े हुए हैं उसके साथ, क्योंकि बिल्कुल। जो बर्बादी हमने वहाँ पे देखी थी, जी, उसमें जी। काम करना एक अच्छा भी लगा और दिल को छू भी गया था वो। क्योंकि लोग हाथ-पैर कटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, रो भी नहीं रहे हैं और बस आते हैं, ओटी टेबल पे लेटे आते, ऑपरेशन हम कर देते, चले जाते। तो ये भी था और बच्चों को देखा कि मलबे में माँ-बाप की लाशें ढूँढ रहे हैं। तो ये प्राउड मोमेंट तो नहीं कहूँगा पर ये कुछ दिल को छूने वाले मोमेंट्स थे। इनको छूने वाले। इसके बाद इसी तरह फिर मौका आया एनेस्थीसिया प्रोफ़ेशन की वज़ह से ही। ये भी मैं एज़ एनेस्थेटिस्ट गया था गुजरात में और दूसरा मौका आया जब कश्मीर में बाढ़ आई, तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ लोग चाहिए वहाँ पे काम करने के लिए। तो हम गए वहाँ पे काम किया हमने, कुपवाड़ा एरिया में गया। अब कुपवाड़ा जब हम गए तो हमारी मैडम ने जब सुना कि कुपवाड़ा जा रहे हो, तो कुपवाड़ा का नाम रोज़ अखबारों में आता था कि आज यहाँ पे एक टेररिस्ट पकड़ा गया, आज गोली चली है, ये चली है। तो खूब हंगामा मैडम ने मचाया कहते कि कहाँ तुम खतरे में पहुँच गए हो। हमने कहा हम बिल्कुल। तो मज़े से गेस्ट हाउस में बैठे, बहुत सुंदर जगह है, तीनों तरफ पहाड़ी है, एक तरफ वो है और लोग बहुत सेवा कर रहे हैं। पर जब तक वापस नहीं आ गए उनको डर लगा। पर वहाँ पे भी मैंने, क्योंकि एज़ एनेस्थेटिस्ट जो मैंने काम किया, पर एज़ ए मैनेजर जो मैंने वहाँ पे काम करके आया था मैं कुछ दिन में, तो वो मेरे लिए एक अभी भी यादगार दिन है, क्योंकि बिल्कुल। वो एक प्राइमरी सेंटर से थोड़ा एडवांस था कॉम्प्रिहेंसिव। उसको डिस्ट्रिक्ट सेंटर नहीं बना रहे थे ये लोग। काम अच्छा, बहुत था वहाँ पे। जी। मैंने जब देखा तो मुझे लगा मशीनें खराब पड़ी हैं, डॉक्टर्स की कमी है। महीने में 400-500 डिलीवरीज़ हो रही हैं, उसको अपग्रेड नहीं कर रहे हैं सेंटर को। हुँ, हुँ। तो और भी कई बेसिक प्रॉब्लम्स थी। बल्कि पैसे की कमी नहीं थी, बट इट वाज़ मिसमैनेजमेंट बाय द सिस्टम, हुँ, नॉट बाय हुँ। द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, मिसमैनेजमेंट। तो मैंने वहाँ पे अपना जो मैनेजमेंट स्किल्स थी, मैं दूसरे दिन ही मैं जो वहाँ के इंचार्ज थे, सेंटर इंचार्ज, मैं उनके कमरे में चला गया। मैंने कहा भई आई नीड सर्टेन चेंजेस। हालाँकि मैं 6 दिन हूँ यहाँ पे टोटल जो मुझे बताया गया है, मैं 6 दिन में कुछ करना चाहता हूँ। तो वो उन्होंने कहा ठीक है, ही वाज़ वेरी सपोर्टिव और मैं अभी भी याद करता हूँ उनसे फेसबुक पे कनेक्टेड हूँ। तो कहने लगे क्या करना है? मैंने कहा पहले तो कल हम एक मीटिंग करते हैं ओटी में, कि पहले ओटी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं और वो आ गए। हम लोगों ने कॉरिडोर में बैठ के मीटिंग की और चेंज उनको कुछ सजेशन दिए। उन्होंने कहा मेरे को 24 घंटे दो, मैं 24 घंटे में सामान जो आपने माँगा है, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि बेसिक आइटम्स नहीं थी, डिस्पोज़ेबल्स कमरों में भरे पड़े थे हुँ। और कोई सिस्टम ऑफ वर्किंग नहीं था। सो वी मेड द
चेंजेस एंड बाय द टाइम मशीनें वहां रखी थी, एक मशीन ऐसी थी जो पिछले 10 साल से खराब पड़ी थी। तो अच्छा। मैं कंपनी वालों को जानता था, मैंने वहीं से फोन किया और वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। और जो उससे बड़ा जो मेरे लिए मेमोरेबल अचीवमेंट थी वहां पे, कि उसको अपग्रेड कराने की जिम्मेदारी, जब मैं वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया, डीसी के पास गया, तो कहने का डॉक्टर भगत हम पिछले 5 साल से लगे, हम लोग नहीं करवा पाए, आप कोशिश करना चाहते, मैं कोशिश जरूर करूंगा। जी। तो डे ऑफ डिपार्चर पे मैं, जो डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विस थे कश्मीर के, मैं उनके चैम्बर में वापसी कश्मीर एयरपोर्ट आने से पहले उनके चैम्बर में चला गया। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैडम किस दिन एक्सीडेंट हो जाएगा, वो मर जाएगा और बवाल खड़ा हो जाएगा, आप लोग इसको ठीक करिए। कह लगी मैं, आप मेरे को लिख के दे दो, मैं कोशिश करती हूँ। मैंने दिल्ली आके ना 2 चिट्ठियां लिखी, एक चिट्ठी लिखी उनको एंड सीसी टू हेल्थ मिनिस्टर, एक चिट्ठी हेल्थ मिनिस्टर को लिखी सीसी टू मैडम। मुझे 15 दिन बाद वहां से फोन आई कि सेंटर अपग्रेड हो गया है। क्या बात है। तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि बिल्कुल सर, ये काम बिल्कुल। हो गया है और बोर्ड चेंज हो गया वहां पे और काम होता रहा। अभी भी मैं वहां के लोगों के टच में हूँ और अच्छा लगा, हालांकि कई साल हो गए कश्मीर की बाढ़ को, बट वो एक मेमोरेबल, एक प्राउड मोमेंट था मेरी लाइफ बिल्कुल सर, ये तो मैं बिल्कुल हम सब जब सुन रहे थे तो बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो लोग सबको लग रहा है कि ये तो बहुत मतलब ये जितनी बात आपने जितनी आसानी से बता दी, आई एम श्योर होते समय वो ऐसा नहीं होता है। तो जैसे आप खुद बता रहे हैं कि लोग कई सालों से कोशिश कर रहे थे और आपने वो 6 दिन में इसको इनिशिएट करा और चाहे 15 दिन में पर बनवा डाला, ये बहुत बड़ी बात है सर। इट्स इट्स अ ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट। हैट्स ऑफ। मतलब ये जो स्पेशल अलग काम करने वाला जज़्बा होता में। है। नहीं, मैं इसको कहता हूँ पावर ऑफ सीसी, कि जब आप किसी को कुछ चिट्ठी लिखते हो जी। तो कहीं ना कहीं उसको सीसी जरूर कर दें। ये पावर ऑफ सीसी है, मेरे ख्याल उसी से शायद काम हो गया था ये। हाँ, फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली इंडिया में सीसी कुछ ज़्यादा ही चलता भी है। एंड ऑन द सेम टाइम बीइंग अ डॉक्टर कभी आपको ऐसा भी लगा कि आप मतलब योर काइंड ऑफ हैंड्स आर टाइड एंड यू आर नॉट एबल टू हेल्प, कोई दुविधा भी महसूस हुई कभी? हाँ, देखिए दुविधा महसूस हो रही है, आजकल कुछ ज़्यादा हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने, हम लोग ना आज से करीब 5 साल पहले बात करते थे कि हेल्थ केयर शुड बी ए मेजर सब्जेक्ट इन आवर पॉलिटिक्स, जो नहीं था आज से 5 साल पहले, 5-6 साल बिल्कुल। पहले। और इसी वजह से हेल्थ में गवर्नमेंट ने कभी इन्वेस्ट नहीं किया, हाँ जी। बल्कि पिछले कई सालों में उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। तो हुँ, आप समझ सकते हो कि पिछले कई सालों में कोई मेजर हॉस्पिटल इंडिया में नहीं बना और राइट, गवर्नमेंट ने उसमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं की। यस, ये दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो इस बात को ज़्यादा समझते हैं कि अभी बिल्कुल, कोविड के टाइम पे जितने क्रिटिकल पेशेंट्स थे, वो राइट, सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं गए, वो प्राइवेट सेक्टर में गए। बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर ने स्टेप इन किया और उन्होंने काम किया। हमने भी उसमें इस तरह के लोग थे जिनमें इन्वेस्ट किया और हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद अब क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने सडनली इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया। आयुष्मान भारत और इस तरह की स्कीम्स ले आए। राइट, अब वो गवर्नमेंट सिस्टम तो हम चलाए और गवर्नमेंट कंट्रोल करे, तो ऑब्वियसली हमें लगता है कि हमारे हाथ काट दिए इन लोगों ने, उन लोगों ने जिन्होंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया। नहीं किया, मैं राइट, खुलेआम कहता हूं कि इन लोगों ने इस सिस्टम से पैसे निकाले, रिश्वतें ली और हमें कंट्रोल करते हैं, हमें रोकते हैं, हमें बताते हैं कि आपको कैसे काम करना है। तो ये एक हाथ बंधे हुए और एक फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट चल रहे हैं लाइफ में, जब हम वो कोलैप्स होने की स्टेज पे है पूरा, क्योंकि गवर्नमेंट में जो ऑफिशियल्स बैठे हैं वो नहीं समझ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो एक फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट्स हैं ये लाइफ में, कि इतना काम करने के बाद, कुछ अचीव करने के बाद हम उन लोगों की सुननी पड़ रही। अभी भी कोविड के दिनों में रोज की कोई ना कोई डिपार्टमेंट मेल भेजता है, हुँ, फॉरवर्ड कर देता है कि आप ये वो शिकायत। किसी को ये नहीं मालूम कि हम कोविड के टाइम में हम स्टाफ से कैसे काम करा रहे हैं। ऑफ कोर्स, इंसान तो वो भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल अगर और आपको डर लगता है तो उनको भी डर लगता है। उनको भी डर आपको लगता है अपने ऑफ मरीज कोर्स, के मरने का डर है तो उनको भी अपने मरने का डर है। उनके माँ-बाप को भी अपने बच्चों से प्यार है। बिल्कुल, बिल्कुल, जितना आप अपने बच्चों को घर में बंद करके बैठे हैं, उनके माँ-बाप भी उनको रोक के बैठे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे को 100% सर्विस देना कितना मुश्किल है, मैं जानता हूँ। तो हुँ, ये एक फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस है।
कुछ लोग समझते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल सिर्फ डाटा प्रेजेंट करने और इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। दे गवर्नमेंट पब्लिक उन पर विश्वास नहीं करती है, लेकिन उन्होंने डिस्टर्ब दे मस्ट इंटरेक्ट विद द सर्विस प्रोवाइडर हु आर द एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर टू, ताकि पब्लिक को बेटर सर्विसेज दी जा सके। अगर आपको आज प्राइवेट ग्रो करता दिखा है और आपको अपना सेक्टर नीचे गया है गवर्नमेंट का, तो उनको प्राइवेट सेक्टर से हेल्प लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स। मैं तो यही कहूंगा कि सारी हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेटाइज कर दे, प्राइवेट सेक्टर से हेल्प ले और गाइडलाइंस मिल के बनाए, ताकि पब्लिक को कुछ मिल सके। राइट। ऑल्सो बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज में तो जो मेडिकल केयर है, हेल्थ केयर है, इट इज मोस्टली फ्रॉम गवर्नमेंट, है ना, ज्यादातर यूके में है, यूएसए में नहीं है। यूएसए में नहीं है, यूएसए में उनकी स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स हैं और वेलफेयर स्कीम्स हैं, और उसी को कॉपी करके आयुष्मान भारत बनाया गया है, लेकिन उसको राइट। प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। हाँ, एज इन की, एज यू वेरी वेल सेड कि क्योंकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसे नहीं कर सकती, तो व्हेन इफ दे प्राइवेटाइज तो दे कैन सपोर्ट इट इन दैट वे। जो चीज हमें पता है कि खुद नहीं किया जा सकता, उसे जैसे बहुत सारी चीजें प्राइवेटाइज हुई हैं और आई थिंक दे आर वेरी वेल मेंटेन्ड नाउ, वेरी वेल, वेरी वेल चलो टेकन छोड़िए, ये पॉइंट। अलग मुद्दा है, इस पे तो हम कई बारी बात करते हैं। आपने जी, पूछा कि लाइफ कभी कहाँ फ्रस्ट्रेटेड नहीं, फील कर आई रहे हैं, तो आई आजकल कंप्लीटली आजकल काफी अंडरस्टैंड। फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ मैं पिछले 6 महीने से या 1.5 साल से, कि जैसे सीजीएचएस के रेट्स हैं, सीजीएचएस के रेट्स पिछले 8 साल से रिवाइज नहीं किए गए हैं। क्यों? ऐसी कौन सी चीज है जिसका रेट पिछले 8 साल से वही का वही रहा है? मेरे एम्प्लॉयज की तनख्वाहें डबल हो गई 8 साल में। जी हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि उनको पैसा मिले, मेरे बिल्कुल, बच्चे हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं, राइट, और लेकिन गवर्नमेंट ने हाथ ऐसे बांध रखे हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नहीं कर सकता। दैट्स ट्रू, कभी-कभी ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग मूवमेंट होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोरोना जो पैंडेमिक है, जो कि इट्स फर्स्ट टाइम वी ऑल हैव हर्ड समथिंग लाइक दिस। इससे पहले कुछ वायरसेस आए, चले गए। तो एज़ अ मेडिकल प्रोफेशनल, मतलब आई आई अंडरस्टैंड कि सबके लिए ये बिल्कुल नया है, और जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि इवन डॉक्टर्स आर स्केर्ड ऑफ इट, और हम रोज़ न्यूज़ में सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स आर आल्सो not able to survive because of treating the patients every day. So how is it, matlab, how is it taken care generally in hospitals? How difficult it becomes to have doctors present in the hospital? नहीं, देखिए मुश्किल होती है। अब इसमें एक ही तरीका बचा था हमारे पास कि इंड्यूस किया जाए, इंड्यूस बाय वे ऑफ एक्स्ट्रा पेमेंट्स। तो Right. वो सर्विसेज देने से 2 गुना पेमेंट कर रहे हैं, बाकी स्टाफ को भी इसी तरह कर रहे हैं जो कोविड एरिया में काम कर रहे हैं। Okay. क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने तो कह दिया, मुझे नहीं पता, आपको करना है जहाँ से मर्जी करिए, चाहे आप उनको डबल पैसा दीजिए पर आप करिए। हम अपने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्होंने ये सब नहीं किया, पर हमें करने को कह दिया, हमने किया उसको। बाकी फील करते हैं, और फ्रंट में जब शहीद हो गए तो शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, जब वॉरियर्स कहा गया तो मेडिकल प्रोफेशन को काम किया है। मेडिकल डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज, आयाज और हेल्थ केयर वर्कर्स, आशा वर्कर्स, इन सब ने काम किया। इवन स्कूल की टीचर्स को मैंने देखा है, जी, जी। और जब एमसीडी की टीचर्स वगैरह इन लोगों को कोविड एरियाज में काम करने को कहा गया, तो उनमें भी सिकनेस भी हुई है, डेथ भी हुई है। Hmm. और कुछ इनकम्प्लीट नॉलेज भी थी। तो Mm-hmm. एटलीस्ट अगर 2 शब्द समाज सहानुभूति के लिए उनके लिए कर देगा, तो कुछ घिस नहीं जाएगा, Of कुछ course. हौसला मिलेगा और लोग काम करेंगे। बिल्कुल, इस वक़्त दे आर आवर रियल वॉरियर्स, क्योंकि हम लोग घर पे बैठे हैं जैसे। इनफैक्ट बीच में जब इतने ज़्यादा पेशेंट्स हो गए थे, तो कई पेशेंट्स घर पे क्वारंटाइन कर रहे हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो इन, आई थिंक, कंप्लीट कॉन्टैक्ट विद डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स। तो चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन दे मतलब मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स की भी बात सुनी, और मेरे कुछ रिलेटिव्स भी हैं जो डॉक्टर्स हैं। तो इस टाइम पे कितना भी उन्हें अपनी जान का डर हो, मगर दे आर स्टिल
यू नो विजिटिंग पेशेंट्स, दे आर अटेंडिंग देम। तो इस वक्त के तो वही रियल वॉरियर्स हैं। और हम सबको एक्चुअली मतलब वही मैं पहले कह रही थी कि शिक्षक और चिकित्सक एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है। और इस टाइम पर उन्होंने जो किया है या जो कर रहे हैं वो मुझे लगता नहीं है कोई और प्रोफेशन कर भी सकता है। तो यू नो ग्रैटिट्यूड कम से कम हम दे सकते हैं उनको, उनके बारे में कम से कम ये वॉरियर वाली फीलिंग, वॉरियर वाला वर्ड जरूर यूज करना चाहिए। मैं आई कंप्लीटली एग्री ऑन दिस। थोड़ा सा मूड को भी लाइट करते हैं और पोइट्री की तरफ चलते हैं, सीरियस हो लेकिन मैं गया। आपसे एज अ डॉक्टर और कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जरूर। अ, क्या आपने कोरोना के टाइम पे भी कुछ ऐसी पॉजिटिव मैसेज वाली पोइट्री लिखी, लाइक हाउ टू बी यू नो पॉजिटिव दीज डेज? वुड यू लाइक टू कोरोना शेयर के टाइम समथिंग? पे मैसेज मैंने पब्लिक को बहुत दिए हैं, वीडियोस भी जी जी बनाए हैं, जी। और ये भी कहा है कि एक छोटा सा वायरस जो है, जो अभी भी जिसकी टोटल क्वांटिटी मुट्ठी भर नहीं है, बेवकूफ बना गया हम सबको सही में और पूरा नचा दिया उसने सिस्टम। नचा दिया बिल्कुल। और वो भी वर्ल्ड वाइड, मतलब हाँ, ओ गॉड। वही सब बेवकूफी है, क्योंकि हम सब सियाने हैं, हम सब नॉलेजेबल हैं। चाइना ने कंट्रोल कर लिया, दैट इज बिकॉज देयर इज नो डेमोक्रेसी देयर। हम हमारे यहाँ जो सफरिंग हुई है डेमोक्रेसी की वजह से हुई है, कि सभी सियाने हैं, सबको राय रखने का हक है, सबको बोलने का हक है, सबको बर्बाद करने का हक है। ये हम कंटेन नहीं कर पाए इसको, नहीं तो चाइना जैसी पावर अगर यूज की गई होती इमरजेंसी टाइप, तो ये हालत नहीं होनी थी। हाउ टू कम ओवर विद दिस पेसिमिज्म? इस मतलब इतनी जब नकारात्मक यू नो बिकॉज ऑफ कोरोना बड़े सारे लोग, आपने सुना भी होगा और आप देख रहे हैं कि बड़े नकारात्मक सोच में आ जाते हैं अक्सर लोग, और बहुत सारे सही मतलब गलत फैसले भी लेते हैं। तो आप मतलब हाउ डू यू वांट टू गिव अ मैसेज ऑफ बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इन particularly this time? देखिए, एक कोट हमेशा रहा है, नेवर वेस्ट ए क्राइसिस। बदलाव तो जिंदगी में आते हैं, रुकावटें भी आती हैं। बिल्कुल। हर रुकावट, हर मुसीबत में आदमी को एक, हर सिचुएशन में एक मौका देखना चाहिए। ये मौका है। कोविड के टाइम में भी बहुत लोगों ने मौके देखे हैं। जहाँ पे कपड़े बनते थे वहां पे गाउन बनने शुरू हो गए, राइट। जहाँ पे छोटे छोटे फ्रॉक सिली जाती थी वहां पे मास्क सिलने शुरू हो गए, और उन लोगों ने अपना बिजनेस नहीं बढ़ने दिया। प्रॉफिटियरिंग में नहीं ले जाना चाहिए, प्रॉफिट लेना सबका हक है, प्रॉफिटियरिंग नहीं होना चाहिए, और इसको अपॉर्चुनिटी मानिए। लेकिन ये होना ही होना है। बड़ी बड़ी सल्तनतें आई हैं, बड़ी बड़ी सल्तनतें गिरी गई। हम लोगों ने कितने गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर, ये सब सुने हैं। सब वक्त के साथ सब खत्म हो गए। मुगल एम्पायर्स भी इतने बड़े बड़े थे, सब खत्म हो गए। तो ये वक्त के साथ एक चेंज आता है। आपकी लाइफ में भी ये चेंजेस आएंगे, डिस्ट्रक्टिव स्टेजेस आती हैं, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी बनाइए, उसको अपॉर्चुनिटी बनाइए अपने आप को रीओरिएंटेशन करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए। और जो लोग उदास होंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जो लोग इसको मौका समझेंगे वो आगे निकल जाएंगे। जब आगे निकल जाएंगे तो कुछ कर लेंगे। और ये समाज में रहा ही है कि कुछ लोग ऊपर होते हैं, कुछ लोग नीचे होते हैं, कुछ लोग आगे जा रहे होते हैं, कुछ लोग उनको होते हैं, और कुछ लोग परेशान हो रहे होते हैं। ये तो समाज का हिस्सा रहा है। बिल्कुल। आपकी इस ऑप्टिमिस्टिक बात पे मुझे अपना ही एक शेर याद आ गया कि ज़ख्म तो बहुत दिए तूने ए ज़िंदगी, ज़ख्म तो बहुत दिए तूने ए ज़िंदगी, पर हमने भी मरहम मोहब्बत ढूँढ ली है। तो जितने भी यू नो जो भी क्राइसिस आए हम उसमें अपॉर्च्युनिटी ढूँढ सकते हैं। बिल्कुल सही यस। सर, बिल्कुल सही। और चलिए थोड़ा-सा रुख करते हैं आपकी पोएट्री की तरफ। मे बी आप अपनी बुक से कोई पोएट्री शेयर कीजिए सबके साथ। हाँ, बुक से। नहीं जो आपको पसंद हो, जो इजीली हाँ, अवेलेबल नहीं हो। नहीं, बाकी कंप्यूटर में रहती हैं, बुक में है, सामने निकालना आसान रहेगा। जी। ये एक कविता खुद निकल गई है, और ये कविता पिछले 2 दिनों में बार बार चर्चा में आई है। क्या बात है। मेंटल हेल्थ के बीच में सीरीज, हम्म, इसमें ही मैंने आपको जैसे पहले जिक्र किया
जी। कि हम लोग परेशान क्यों होते हैं, और मैंने कई बारी समाज की जो प्रचलित प्रचलित व्यवस्था है उनको चैलेंज किया है। छोटी खुशी तो शायद यही सुनाने का था। बड़ी खुशी की तलाश में निकले थे हम। जिंदगी ने लक्ष्य जो दे दिए थे, जिंदगी के लक्ष्य जो दे दिए थे उन्होंने हमें, और हम भी कुछ करना ही चाहते थे। हम भी कुछ करना ही चाहते थे। उसी में शायद खुशी थी सबकी। उसी में खुशी थी सबकी। लक्ष्य की ओर केंद्रित थे हम। कुछ यादा ही हो गए थे हम। इतने यादा कि हंसना भी भूल गए थे। दोस्तों से मिलना भूल गए थे हम। परिवार सिर्फ एक संपर्क बन गया था। वे हमसे आशा तो करते थे, पर वो क्या चाहते हैं हम ना सोच पाए। वो क्या चाहते हैं हमसे ये हम ये ना सोच पाए। उस बड़ी खुशी की तलाश ने सब छिपा लिया था। उस बड़ी खुशी की तलाश ने सब छिपा लिया था, या हमने ही आंखें बंद कर ली थी शायद। काला चश्मा डाल दिया था उस पर। बस सोच लिया क्या था कि यही सही है। बस सोच लिया था कि यही सही है, यही हमारा लक्ष्य है, ये बड़ी खुशियां ही हमारा लक्ष्य है। पढ़ते वक्त ये सोचना थी। कॉलेज में हंसते थे, दोस्तों के साथ घूमते थे। जब से लक्ष्य के चक्कर में पड़े थे हम, लक्ष्य तो आगे बढ़ता ही जा रहा था। लक्ष्य तो आगे बढ़ता ही जा रहा था, और हम भूलते जा रहे थे कि हम किस में खुश हैं। यहाँ तक कि रात की नींद भी अधूरी रह होती थी। बिस्तर में उछलते रहते थे रात भर। माँ बाप से मिलना भी छोड़ दिया था। जी। शायद उन्होंने ही कहा था, बेटे बड़ा बनना। आपके माँ बाप ने भी कहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। शायद उन्होंने ही कहा था, बेटे बड़ा बनना। पर ये तो नहीं कहा था कि हमारा हाल भी ना पूछना। सही बात है। पर ये तो नहीं कहा था कि हमारा हाल भी ना पूछना। बहुत सारे बच्चे विदेश चले गए हैं। माँ बाप जी। इंतजार करते हैं उनका। बहुत देर बाद समझ आया कि हम गलत राह पर थे। कैसे समझ में आया ये भी जानना जरूरी है। जी। कैसे? कहीं हमें हमारे कॉलेज की डायरी मिल गई, और उसके कुछ पन्ने कुछ कह रहे थे, और हमारे कुछ साथी भी मिल गए थे पुरानी यादें ताजे करने के लिए। उन्होंने हमारे नए साथियों के बारे में पूछा। जी। हमारे पुराने साथियों ने नए साथियों के बारे में पूछा। कुछ सोचा हमने और बोले, एक कोठी, एक फैक्ट्री, 3 कार, ब्लड और जी। घुटनों का दर्द। ये हमारे नई उम्र के साथी थे। बोलते बोलते लगा कुछ गड़बड़ हो गई है। दोस्तों के साथ बैठे तो थे हंसने, पर सोच में पड़ गए कुछ गलत हो रहा है। पर सोच में पड़ गए कुछ गलत हो रहा था। खुशियां कौन सी असली, कौन सी नकली, कौन सी छोटी खुशी, कौन सी बड़ी खुशी। और ये ना समझे, ना किसी ने समझाया हमें। ये ना समझे, ना किसी ने। छोटी खुशी को नजरअंदाज करते रहे हम बड़ी ढूंढते रहे। किसी ने ना टोका, किसी ने ना रोका। ना किसी ने टोका, ना किसी ने रोका, बल्कि थपथपाया और बहुत कुछ और कहा, बहुत अच्छे बड़े चलो, बहुत अच्छा बड़े चलो। अब चिंतन का समय जो निकाला, जी। अब चिंतन का समय था, कुछ निष्कर्ष निकाला। कोई नहीं कहेगा छोटी खुशी अच्छी होती है। नोट करिए ये बात। बिल्कुल। है जरा सोचो, सोच के देखो उस पिछले वक्त को। क्या किसी ने कहा छोटी खुशी अच्छी होती है? बल्कि कुछ हमदर्दों ने तो उकसाया, कहा देखो कहां से कहां पहुंच गए हो तुम। और दूसरा ही बात, जब तुम कुछ नहीं दूसरी बात, जब तुम कुछ बड़ी खुशी पाओगे तो लोग ईर्ष्या करेंगे। जब जी। बड़ी खुशी पाओगे तो लोग ईर्ष्या करेंगे, पीठ पीछे बुराई भी करेंगे। तीसरी बात, छोटी खुशी कोई बाहर की चीज नहीं है। छोटी खुशी कोई बाहर की चीज नहीं है, वो तो अंदर से होती ही है। खुद महसूस करो, एक बिल्कुल। शांति मिलेगी। लेकिन ये सब बात समझते समझते बहुत देर हो जाती है। सॉरी। ये सब बात समझते बहुत देर हो जाती है। अपने भी दूर हो जाते हैं, पर क्या करें, यही दुनिया का चलन है। यही होता आया है, यही आदेश होता है, यही चलन है, यही प्रचलन है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही सर ने, और बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, वो भी कह रहे हैं बहुत खूब सर। बिल्कुल सही। छोटी-छोटी खुशियों से छोटी-छोटी खुशियों से हमेशा खुश रहना चाहिए। छोटी खुशियों से खुश होने पर ही कोई बड़ी खुशी भी अपने आप आ जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ बड़ी खुशी का दरवाज़ा खटखटाने का इंतज़ार करते रहते हैं, तो हम छोटे-छोटे मोमेंट्स खो देते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही। मैंने बहुत बार ये अ, खुद पर भी कई बार नोटिस किया है, नोइंगली और अननोइंगली ऐसा होता है। और कई बार हम अपने आप की तलाश में भी बहुत कुछ खो देते हैं, व्हाट आई एक्चुअली वांट, उसमें पता नहीं क्या कुछ खो जाता है। मुझे भी ऐसा लगता है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। नहीं, क्योंकि ये सच बात है। जो अपॉर्च्युनिटी आज है, खुश होने की सही, जो अपॉर्च्युनिटी आज है, ज़रूरी नहीं है कि वही वाली कल हो। तो मैं तो आई मीन कुड साउंड लिटिल स्टूपिड, पर मैं तो छोटी-छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव अ सन हू स्टडीज़, तो उसके अगर मार्क्स अच्छे आते हैं तो मैं तो उस पे भी लाइक वी डू अ पिज़्ज़ा पार्टी और व्हाटएवर। अभी कोरोना है तो कुछ और पार्टी कर लेते हैं, चॉकलेट पार्टी। पर छोटी-छोटी खुशियाँ जो सेलिब्रेट करते हैं, उनको ना खुश होने की, ऑप्टिमिस्टिक होने की और सेलिब्रेट करने की जो एक लत लग जाती है, उससे उनकी लाइफ में ऑप्टिमिज्म या सकारात्मकता ज़्यादा बढ़ जाती है। खुशियाँ अपने आप ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बहुत सार्थक कविता आपकी सर, बहुत सार्थक कविता। लास्ट में क्योंकि हमें ये नहीं पता चलता अदरवाइज़ कि हम किस चीज़ के लिए इतना खोज रहे थे। इनफैक्ट मेरा खुद का ही एक शेर भी है कि खत्म हो खुद की तलाश तो महफ़िल में आना, खत्म हो खुद की तलाश तो महफ़िल में आना, क्या-क्या खो कर पाया खुद को हमें भी बताना, क्या-क्या खो कर पाया खुद को हमें भी बताना। हुँ, हुँ, हुँ। जो तलाश में निकलते हैं उनके लिए। हुँ, हुँ, हुँ। अ, बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। थैंक यू। आप एक और कविता शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो और सामने हो नहीं, तो। मेरे पास तो समय है, मैं तो फार्म हाउस पे बैठा हूँ। रात भी मुझे यहीं काटनी है। आप कह रहे थे फार्म हाउस पर एक कविता लिखी है, तो क्यों ना वो हो जाए? फार्म हाउस पे कविता है। जी। आपको एक देखकर सेकंड। बड़ा अच्छा लग रहा है ना, पीछे पूरा नेचर सारा आ रहा है, बहुत ही नेचर बढ़िया है, व्यू। थोड़ी-सी रोशनी बिल्कुल। हो रही है। जीवन शैली। बहुत सारे जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए आप एक मिसाल हैं, आप डॉक्टर हैं, आप फार्मिंग कर रहे हैं और इस कोरोना के टफ टाइम में भी पोएट्री भी कर रहे हैं। अ, प्रकृति के पास हैं, पीछे पूरा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। तो मैं अनुरोध भी करती हूँ कि जितने लोग सुन रहे हैं, वो ज़रूर शेयर करें ताकि डॉक्टर साहब की इतनी पॉज़िटिव थिंकिंग बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटी-छोटी बातों से उदास हो जाते हैं। उन्हें जानने मिलेगा कि छोटी-छोटी बातों से खुश होना, सेलिब्रेट करना अपने आप में बहुत सकारात्मक सोच को जन्म देता है। जी, डॉक्टर साहब, चलिए, स्वागत हाँ, है। ये निकल आया है। फार्म जी, हाउस पे 2 कविताएँ थी, लेकिन स्वागत। एक ही सुनाऊँगा मैं, सपना, माय ड्रीम। श्योर, और फिर पेज बंद हो गया। हाँ, हाँ, 1 सेकंड। नो प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तब तक मैं एक बार कुछ नाम पढ़ लेती हूँ क्योंकि अ, बात करते रहे हम बीच में तो मैंने नाम नहीं देखे। हरि प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, गीत कुँवर, अंगज धारिया जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपको। मुद्रिका जी जुड़ी हुई हैं, मेरी सिस्टर। सुषमा भंडारी जी जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है। सुनीला नारंग जी जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है। कुमार गहलोत जी जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश कल्याणी जी भी जुड़े हैं, स्वागत है सर। कल्याणी झा जी जुड़ी हैं, एसएनएस मेहरा जी जुड़े हैं, अ, रजनी श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत सारे नाम हैं। रेशु जी जुड़ी हैं, मेरी सिस्टर हैं, सुन रही हैं। बहुत-बहुत स्वागत है। आपको आपकी बातों पर सबने बहुत सारे व्यूज़ दिए हैं, बहुत सारे थैंक यूज़ दिए हैं। आप में भी बाद में उन्हें आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल, 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 जी, अवश्य ज़रूर करूँगा। जी, स्वागत है सर। ये फार्म हाउस की बात कर रहे थे। जी, बचपन में एक सपना देखा था, दिखता था बार-बार। बचपन में एक सपना दिखता था बार-बार, सुंदर से खेत है और खेत के पीछे पहाड़ है। आहा!
ढलती शाम के साथ उसकी छाँव जब खेत पर आती थी, तो नज़ारा ही कुछ और होता था। एक झरना भी था, उन खेतों के बीच से गुज़रता था। बार-बार आते उस सपने के कारण कई बार भटका। हिमाचल में भी गया, उत्तराखंड में भी गया, उस नज़ारे को ढूँढता मैं भटकता रहा। और फिर एक दिन मिल गया पड़ोस में ही, हाँ, हाँ। सोना में, गुड़गाँव में, जी, जी। पहाड़ी भी थी, पहाड़ी भी मिल गई और एक सूखा झरना भी मिल गया। वाह! और जमी बंजर थी, कीकर के 4 पेड़ थे उसमें, पर ले ली क्योंकि बंजर थी इसलिए कुछ सस्ती। फिर लग गए उसको प्रकृति के रंग में रंगने, सपने तो थे, कल्पनाएँ भी थी, बस लग गए। और धीरे-धीरे तस्वीर बदलने लगी, कैनवस का रंग भूरे से हरा होने लगा। परिंदों की भरमार होने लगी। गाँव के लोगों ने बताया, कभी तेज बारिश में झरना बहता है। हाँ, हाँ। और एक दिन ऐसा हो गया। अरे वाह! एक दिन ऐसा हो गया, बस 2 बार खूब बहा हमारा दिल रखने के लिए। फल, सब्जी, अनाज सब होने लगा। लोग आते देखते, हमारे सपने को ज़मीं पर उतरते हुए। उस उत्तम स्थान को देखकर हम भी बहुत आनंदित होते। हमारा उससे लगाव का कारण शायद वो सपना ही है। तभी तो मरने के बाद हम हमने कहा है तभी तो मरने के बाद हमने कहा है, हमारी राख यहीं बिखेर देना। ये भावनाओं की बात है, आप समझेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। सपने असलियत में बदल चुके हैं, सपने साकार हो गए हैं, ये क्या कम है। और ये सच है, जहां मैं बैठा हूँ पीछे अरावली पेड़ है उसके, और पूरब में सूरज निकलता है सुबह, तो एक अजीब ही नजारा होता है। उस नजारे पे मैं बहुत सारी कविताएं, वाह! परिंदों पे, बादलों पे, उगते सूरज पे, चांद पे, बहुत ही एक प्रकृति में एक डूबने वाली बात होती है जब यहाँ पे मैं बैठा अकेले में लिख रहा होता हूँ। जी। और बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात कही सर आपने और मेबी जब ये कोरोना टाइम्स ओवर हो जाएगा तो आप हम सबको भी इनवाइट कीजिए अपने फार्म हाउस पे। गुड़गाँव तो मेरा रोज़ जाना होता है, मेरा ऑफ़िस गुड़गाँव में है। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है बिकॉज़ ऑफ पैंडेमिक, अदरवाइज़ गुड़गाँव तो रोज़ ही जाना होता है ऑफ़िस की वजह से। तो आशा करते हैं हम सब एक दिन इनवाइटेड होंगे वहाँ पे। और इस कोरोना को जाते-जाते भी आपको ना कम से कम 1 साल और झेलना पड़ेगा अभी। तब जाके हम पब्लिक गैदरिंग को ओपनली कर पाएँगे। ये एक सच है, वैक्सीन भी आएगी, लेकिन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होते-होते टाइम लगेगा और फ़ियर साइकोसिस रहेगा लोगों के मन में। 1 साल सर? हाँ, लगभग देखिए, अगर अब सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। एक्चुअली मेरा यही नेक्स्ट सवाल था कि हाउ डू यू एनालाइज़ द करंट कोरोना सिचुएशन एंड फोरकास्ट इट? नहीं, वो मैंने आपको बता दिया, देखिए वैक्सीन तो आ जाएगी, लेकिन दुनिया की इस आबादी में अमीर देश भी हैं, गरीब देश भी हैं। हुँ, और ये पहले वाले पैंडेमिक जैसे नहीं है, क्योंकि नहीं यहाँ है। पे इंटरनेशनल मूवमेंट, इंटरस्टेट मूवमेंट और मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। जब पहला स्पेनिश फ्लू आया था, जिसमें इसी के मुकाबले की मौत हुई थी, उस वक़्त लोगों की थी। अभी भी जिस दिन ये लेबर हमारी घबरा के जब घर की तरफ भागी है, हर तरीके से, जी। जिसको मीडिया ने खूब यूज़ किया और उछाला, उस दिन मुझे लगा था कि बिल्ली बस्ते से निकल गई, अब ये काबू नहीं आएगी। हुँ, और वही हुआ है। वो दिन और आज का दिन, अभी तक ये स्थिति काबू में नहीं आप आई है। नहीं आई। ओके। वेव्स ऊपर-नीचे आते हैं, फिगर्स बदलती रहती हैं और इंसान अपनी बेवकूफ़ियाँ करता रहता है। लोगों को मैंने देखा है। आज भी कल जब मैं देख रहा था कि बादशाहपुर जब क्रॉस करा तो 100 में से 1 आदमी ने मास्क डाला हुआ था। हाँ, ये बहुत अनफॉर्च्यूनेट है, बिल्कुल। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? डॉक्टर साहब की आवाज़ नहीं आ रही है मुझे शायद आपको भी नहीं आ रही होगी क्योंकि उन्होंने बताया वो फार्म हाउस में ओपन एरिया में है तो
बीच बीच में कट रहा है कनेक्शन। हाँ, बीच अब में आ रही कट है? गया था। जी जी जी। ठीक है। तो एक अदना सा वायरस सिर्फ इंसान की बेवकूफियों का मजाक उड़ा रहा है, हाँ। और मजाक उड़ाते उड़ाते मार भी रहा है हमें, हम बहुत। सफर भी कर रहे हैं। हमारे पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको हिला दिया है। तो ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, वक्त बताएगा। डटे रहिए। डटे रहिए। कोई पर्टिकुलरली कोई खास मैसेज जो आप सबको देना चाहते हैं, वो जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब चाहे वो पैंडेमिक रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी, एनी देखिए, पैंडेमिक मैसेज? से रिलेटेड तो 4 बातें हैं जी। कि बेवजह बाहर नहीं निकलिए, हाथ धोइए, मास्क डालिए और सरफेसेस को सैनिटाइज करते रहिए। सरफेस से इन्फेक्शन फैलता है, तो सरफेस को सैनिटाइज, ये 4 बातें हैं पैंडेमिक रिलेटेड। बाकी जहां तक नॉन कोविड बातें हैं, मैं यही कहूंगा कि सपोर्ट करने का, अच्छाई बांटने का, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि क्राइसिस ही बेस्ट टाइम होता है जब आदमी का सबसे अच्छा स्वरूप जो है उजागर होता है। तो उसको सामने आने दीजिए और कुछ अच्छा करिए इस जहां के लिए। ये मैं गारंटी से आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, रहना तो सब, लेकिन हाँ। आपकी अच्छाइयाँ याद में रहेंगी और उनको ही यहाँ पे छोड़ के जाइएगा। धन दौलत तो रह ही जाएगी यहाँ पे, गारंटेड है। जी। और जिस औलाद के लिए छोड़ रहे हैं, उस औलाद के लिए जीने लायक धरती अगर आप छोड़ेंगे तो वो इसको एंजॉय कर पाएगी। अगर आपने धरती को पोल्यूटेड और टेम्परेचर राइज होने ही दिया, इसका फ्लड्स होते रहेंगे, तबाही होती रहेगी। पेंडेमिक भी उसी का हिस्सा है ये। बिल्कुल, ये ऐसे पैंडेमिक्स और ऐसी चीज़ें ना कभी सुनी गई थी, ना कभी सोची गई थी। मतलब हमारे कितने जनरेशन्स पहले ने भी ऐसा कुछ कभी ना सुना था, ना सोचा था। बिकॉज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिए या पता नहीं क्या-क्या, मतलब ये कॉजेज़ तो इनफ़ाइनाइट हो चुके हैं गिनाने के लिए। लेकिन बहुत बहुत खूबसूरत रही आज की परिचर्चा डॉक्टर साहब से। उम्मीद करती हूँ जल्दी फिर मुलाकात होगी, और जैसा कि आपने बोला कि पैंडेमिक तो अभी चलेगा, तो ऑनलाइन मुलाकातें ही होती रहेंगी, क्योंकि मैं भी मार्च एंड से, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ऑनलाइन में ही थोड़ा एक्टिव हूँ, क्योंकि वर्किंग हूँ इसलिए मंचों पर भी बहुत ज़्यादा जाना नहीं हो पाता था। बट हाँ, जैसे आपने कहा, आपकी बात को रखने की हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि जितना खुशियाँ बाँट सके, जितना अच्छाई बाँट सके, ये बेस्ट टाइम है। ये अपॉर्च्युनिटी, टेक इट अपॉर्च्युनिटी इन क्राइसिस, और प्यार बाँटें, खुशियाँ बाँटें। अ, जाते-जाते क्यों ना सर एक छोटी-सी कविता हो जाए, अगर आपको? बताइए, कविता हो जाए। एक कविता कीर्ति काले मैडम को बहुत पसंद है, वो बार बार जब भी मिलती है उसी की चर्चा कर देती है। फिर तो हो जाए। हाँ, 2 मिनट लग जाएंगे उसमें। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। जी, कविता स्वागत। तो सामने ही है। जी, जी। और चलिए, क्योंकि बातें करते करते कहीं आपको लगा होगा मैं हमेशा सीरियस ही लिखता रहता हूँ, तो थोड़ा सा हटके भी हो जाए। जी, स्वागत। चाहत, हम अपनी चाहत की बात कर रहे हैं। जी, मन के सपने होते हैं, हर एक की कुछ चाहत होती है। जी। चलिए आज उसकी बात करते हैं जिसकी रोज चाहत होती है, जिसे रोज होठों से लगाने की चाह होती है। एक बार नहीं, कई बार चूम लेते हैं। बिस्तर में ही मिल जाए तो बात ही क्या है। कोई पास बैठा हो तो उसकी भी परवाह नहीं करते, बल्कि उससे भी कह बैठते हैं तुम भी मजे ले लो। कुछ चीज ही ऐसी है। कुछ डिस्कनेक्ट हो गया है आई थिंक, पर नहीं, नहीं, मेरा वीडियो कनेक्टेड। जारी है। आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रही है, चलने देते हैं फिर। जी। कोई पास बैठा तो उसकी भी परवाह नहीं, बल्कि उससे भी कह बैठते तुम भी मजे ले लो। कुछ चीज ही ऐसी है वो, जिंदगी की अजीब सी जरूरत बन गई है वो, ना मिले तो बेचैन हो जाते हैं। कुछ लोग एक ही अंदाज पसंद करते हैं और उसकी जिद भी करते हैं, पर जी। हमें तो बदलने की चाह हमेशा रहती है। कुछ नए अंदाज का मजा कुछ खास ही है, जैसे कोई नई गर्लफ्रेंड हो, जिसका आहा! अक्सर मजा तो रहता है पर कभी कभी आदमी पिट भी जाता है। काली हो गोरी हो, हरी हो या सुनहरी हो, देसी हो या विदेशी हो, हम तो सबको चाहते हैं। सस्ती भी अच्छी, महंगी भी अच्छी, बस मिल जाए। थोड़ी गर्म होनी चाहिए, कुछ लोगों को ठंडी चाहिए, ये उनकी इच्छा।
हमें तो गर्म ही चाहिए और साथी की तरह, बस एक सुबह और एक शाम को। नहीं समझना, हमें गलत मत समझना, हम बात चाय की कर रहे हैं, उस चाय की प्याली की चाह, ऐसी चाहत है उस चाय की प्याली की, अकेले में पीने का मजा भी है उसका, कोई साथी मिल जाए तो कहना ही क्या, उसको भी कह देते हैं तुम भी पी लो, क्या कोई बना बात। कर दे दे तो बहुत अच्छा, नहीं तो खुद भी बना लेते हैं। बनाने की अदा भी सबकी अलग अलग होती है और देने का अंदाज भी अलग अलग होता है। कोई साधारण कप में तो कोई सुनहरे कप में, कोई गिलास में तो कोई कुल्हड़ में, जी। कोई सरका देता है तो कोई अदा से हाथ में पकड़ाता है, अपनी अपनी किस्मत है भाई। कोई गुस्से में 2 बिस्कुट के तौर पर कहता है कल से खुद बना लेना। भगवान भाग्यवान है वो जिन्हें मुस्कुराहट के साथ नसीब होती है, अक्सर तो शिकायत या नाराजगी के साथ होती है, अक्सर तो शिकायत या नाराजगी के साथ होती है, इच्छा तो उनकी भी है कोई उन्हें भी बना कर दे दे। जैसे जिंदगी में कुछ और साथी होते हैं वैसे चाय के भी साथी होते हैं, चाय के साथ बिस्कुट और पकौड़ों का मजा ही कुछ और है। जैसे हाँ, जैसे साथी के साथ गिलास और नमकीन का मजा होता है, बारिश में चाय और साथी का मजा कुछ अजीब है और नशा भी कुछ और है, गर्मी भी है। इस नशे में चाय की बात करते करते देखिए कहाँ पहुंच गए हैं, ऐसा नशा है उस चाहत का। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने सबको चाय, पकौड़े सब याद दिला दिया। अब मेरे यहाँ से बहुत सारे घरों में आज पकौड़े बनेंगे अभी। बहुत सुंदर मुलाकात रही डॉक्टर साहब आपसे और उम्मीद करते हैं ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा और अवश्य, मुलाकातों में। जी, बिल्कुल। आप मौका देंगे हम आते रहेंगे। बाकी हरिप्रकाश ने बहुत मौके दिए हमें और बहुत ही अच्छा लगा, और मैं तो हरिप्रकाश एक एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने जी, कि इस शख्स ने कोविड के टाइम पे जब सारे बंद हो गए थे, तो जी, 15 दिन के अंदर इन्होंने ऐसा सिस्टम एक्टिवेट किया कि पूरे देश को जोड़ लिया अपने संस्था के साथ, अपनी बिल्कुल। कार्रवाइयों के साथ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो ही इज ए एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल, जिसने इतना कुछ कोविड क्राइसिस में करके दिखाया है। जी, बहुत बहुत इनको बधाई हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी-अच्छी बातें हमने आपसे भी जानी और बहुत एक पॉज़िटिव एटमॉस्फेयर आपने अभी बना दिया। जितने सारे लोग सुन रहे हैं, उनसे भी कहूँगी और हरिप्रकाश जी, आई एम श्योर आप भी सुन रहे होंगे। अ, बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर साहब ने कि इस इतने कठिन समय में प्रेरणा दर्पण के सभी कार्यकर्ताओं ने हरिप्रकाश जी, ओम प्रकाश कल्याणे जी, शुभ्रा जी, अ, डॉक्टर कीर्ति काले और खुद भगत साहब भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो प्रेरणा दर्पण ने एक एक मिसाल रखी है, इतने सकारात्मक बातों को एक साथ जोड़ने की इतने कठिन समय में। आप सबको, इस पूरी संस्था को बहुत-बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएँ और इस परिचर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत 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 जल्द बहुत फिर बहुत मुलाकात धन्यवाद। होती है। बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत नमस्कार। शुक्रिया। नमस्कार। बहुत जल्द और जितने लोग हमें सुन रहे हैं उनसे कहती हूँ कि अलविदा नहीं कहूँगी, फिर मिलेंगे कहूँगी। अगले शनिवार फिर एक नए जेम के साथ, फिर एक नए रत्न के साथ। तब तक आप सब अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिए। ज़रूरत ना हो तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बाहर ना जाएँ। सैनिटाइज़र, मास्क इस्तेमाल करें। अपने हाथों को निरंतर धोते रहें। और हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखें, सकारात्मक सोच रखें, छोटी-छोटी बातों में खुशियाँ तलाश करें, खुश रहें, खुशियाँ और प्रेम बाँटें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी अपनी अंशु पाल अभी के लिए विदा लेती हूँ, अलविदा नहीं कहती हूँ, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।